एवरीवन, इस वीडियो में हम समुद्री प्रदूषण के मुख्य स्रोत मेन सोर्सेज ऑफ मैराइन पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैराइन्स के बारे में तथा ओशियंस एंड देयर एरियाज़ के बारे में जाना था तथा जितने भी टाइप के हमारे ओशियंस हैं उनके नेम्स जाने थे। इसके अलावा हमने नेम्स ऑफ सीज़ के बारे में बात की थी। इसके अलावा ओशियंस एंड सीज़ ऑफ द बर्ड्स के बारे में जाना था। आज हम समुद्री प्रदूषण या फिर मैराइन पोल्यूशन के बारे में या उनके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैराइन पोल्यूशन। अगर हम मैराइन पोल्यूशन की बात करें या समुद्री प्रदूषण की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों से समुद्री प्रदूषण होता है, जो कि हम अपने वेस्ट मटेरियल समुद्र में डालते रहते हैं। कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे गया, उसने बिना किसी उसके परवाह किए उसमें कुछ डाल दिया जिस तरीके से, तो उस चीज़ से भी समुद्री प्रदूषण, इसी प्रकार से लोग नदियों में प्रदूषण फैलाते हैं। इसमें अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ऑयल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है समुद्री पोल्यूशन में या मराइन पोल्यूशन में। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्टेज होते हैं या वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है मराइन पोल्यूशन में। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल्स के बारे में बात करेंगे। ऑयल्स की बात करें तो यह एक सी बेस्ड पॉल्यूटेंट है जो नॉर्मली समुद्री पर्यावरण या सी एनवायरनमेंट का सबसे ख़राब पॉल्यूटेंट है। समुद्री पर्यावरण में ऑयल्स के प्रवेश के बहुत सारे सोर्स होते हैं। ये प्राकृतिक पनडुब्बियों के रिसाव यानी कि नेचुरल सबमेराइन सीपेज द्वारा, इसके अलावा प्राकृतिक जलपोत का क्षय नेचुरल डिके ऑफ मेराइन प्लांट द्वारा, मृत पशु डेड एनिमल्स के थ्रो, तटीय आधारित उद्योग यानी कि शोर वेस्ट इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, परिवहन क्रियाकलाप ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ के द्वारा, टूटे हुए अथवा रिसते हुए ऑयल टैंकर और जहाज़, रैक्ड ऑयल टैंकर्स एंड शिप्स के द्वारा, जहाज़ों से कई चीज़ों का हटाना, डिस्चार्ज ऑफ सेवरल आइटम्स फ्रॉम शिप्स आदि। इन सभी में ऑयल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और ऑयल्स किसी न किसी प्रकार से समुद्र की यानी जो हमारा समुद्र है या उसकी सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि ऑयल की नेचर होती है कि वो सरफेस पर तैरता रहता है। और बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं उनमें हमारी जो फूड चेन होती है उसमें ये अपना स्थान बना लेते हैं, हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। खाने के साथ कई प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, जिससे बहुत सारे ह्यूमंस, एनिमल्स तथा एक्वेटिक एनिमल्स तथा बर्ड्स की मौत का ये कारण बन जाते हैं। इसके बाद हम अपशिष्ट निस्तारण या वेस्ट डिस्पोजल की बात करेंगे। अपशिष्ट निस्तारण या वेस्ट डिस्पोजल की बात करें तो इस कैटेगरी में बहुत सारे पॉल्यूटेंट शामिल होते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट होते हैं वे सभी वस्तुओं में आ जाते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से प्राप्त होती हैं अथवा किसी भी के। फिर भी सभी वेस्टेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रथम घरेलू यानी कि डोमेस्टिक कैटेगरीज, दूसरा है इंडस्ट्रियल कैटेगरीज या फिर औद्योगिक श्रेणी। घरेलू कैटेगरीज या भी वेस्ट ऑफ डोमेस्टिक कैटेगरीज की बात करें तो इसमें घरेलू कूड़ा यानी कि डोमेस्टिक सीवेज, भोजन और उसके बनाने के अपशिष्ट, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग वेस्टेज, साबुन, डिटर्जेंट, जो कि हम डेली यूज़ में जो हमारी क्रियाएं होती हैं, नहाना धोना, खाना बनाना, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई करना, उसके जितने भी वेस्टेज होते हैं वो डोमेस्टिक वेस्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद में कृषि क्षेत्र के अपशिष्ट यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्टेज आदि, ये सभी डोमेस्टिक वेस्टेज हैं जो कि हमारे समुद्रों को दूषित कर रहे हैं या पॉल्यूटेड कर रहे हैं। पशुओं के मृत अवशेष यानी कि डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, इसके अलावा गोबर और कंडे, और पेड़ों की पत्तियां और लकड़ियां, ट्रीज लीव्स एंड वुड्स आदि को घरेलू अपशिष्ट यानी कि डोमेस्टिक वेस्टेज में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी मेराइन एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड कर देते हैं। पॉलीथीन की थैलियां, पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक गुड्स आदि भी इसी कैटेगरी के पॉल्यूटेंट हैं। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज के बारे में बात करें तो इसमें मेटल्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, मैनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे पानी में बहा दिए जाते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जितना भी प्रकार का
मतलब पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं, वो देखते हैं हम लोग कि नदियों में बहा दिए जाते हैं। उसके बाद नदियों के थ्रू वो समुद्रों में चले जाते हैं। इस प्रकार से वो इनडायरेक्टली समुद्रों को और नदियों को दोनों को पॉल्यूटेड करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो हीटेड वाटर यानी कि गर्म पानी, मशीनों के पुर्जे, मशीन्स, टूल्स एंड बैटरीज आदि को रखा जा सकता है। इंडस्ट्रियल प्रदूषक आमतौर से दिखाई नहीं देते, लेकिन यह बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं चीज़ों को, समुद्रों को। इसके बाद हम समुद्री प्रदूषण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैराइन पोल्यूशन की बात करें तो समुद्र और महासागरों यानी कि सीज एंड ओशियंस का जो कांटेक्ट या रिलेशन होता है वो एयर से, वाटर से और लैंड से सीधा सीधा जुड़ा होता है। इनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम वायु की शुद्धता यानी कि एयर प्योरिटी पे ध्यान दें। जल की स्वच्छता तथा भूमि की संवेदनशीलता बहुत ही निरापद हो तथा समुद्री प्रदूषण यानी कि सी पोल्यूशन के निवारण हेतु विरासत में मिली हुई इन प्राकृतिक संपदाओं यानी हेरिटेज को सुरक्षित और आवश्यक मात्रा में हम बनाए रखें। यह ध्यान देने की बात है कि मनुष्य, पक्षी, जलचर और वनस्पति का वह भाग हमने उस क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जो समस्त पृथ्वी के 7/10 भाग में है और प्राणी जगत या एनिमल किंगडम के अधिकांश भाग की भावी भविष्य निर्णायक है। समुद्र जो है वो सीधा हवा से, जल से, हवा से, एयर, वाटर और लैंड से सीधे सीधे जुड़े हैं। अगर हम अपने समुद्रों को पोल्यूटेड कर देंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ से, तो सीधा सीधा इसका इफेक्ट हमारी एयर पे, वाटर पे और लैंड पे पड़ेगा तथा दूसरे अगर इनडायरेक्टली बात करें तो इसका इफेक्ट हमारे फूड पे, जो कि हमारा आहार है, उस पे पड़ेगा, क्योंकि कितने सारे फूड प्रोडक्शंस जो है वो केवल मराइन की वजह से चलते हैं। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको ह्यूमंस एज ए फूड गेन करते हैं। इसके बाद हम समुद्री पर्यावरण के उपाय की बात करेंगे। रेमेडीज ऑफ मराइन पोल्यूशन। अगर हम समुद्री पर्यावरण के उपाय या रेमेडीज ऑफ मराइन पोल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इसके रीजन्स हैं जैसे कि डोमेस्टिक वेस्टेज तथा ऑयल, इन पे हमें सबसे पहले क्या लगाना होगा, प्रतिबंध लगाना होगा। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो लिक्विड बहाए दिए जाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आदि को समुद्रों में हमें नहीं लाना होगा। इनकी व्यवस्था पास ही किसी दूरी पर कर देनी चाहिए। इसके अलावा जो टैंकर्स हैं, पाइपलाइंस हैं तथा ऑयल ट्रांसपोर्ट है आदि के रिसाव को हमें रोकना होगा। कृषि जन्य यानी कि एग्रीकल्चरल वेस्टेज जो हैं तथा केमिकल सब्सटेंस हैं उन्हें नदी के बहाव से पहले हमें रोक देना है ताकि वे समुद्र में ना पहुंच सकें और समुद्र को प्रदूषित ना कर सकें। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ तथा शहरीकरण, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन शहरीकरण होता जा रहा है और शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अवैध खनन, विभिन्न स्वचालित वाहनों तथा कल कारखानों, परमाणु परीक्षणों आदि के कारण आज पूरा पर्यावरण या एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो गया है। इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है कि संपूर्ण विश्व बीमार हो गया है तथा नई नई बीमारियां बन रही हैं आजकल। एनवायरनमेंट की सुरक्षा आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसे सुलझाना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इसे हमें अपनी पहली प्राथमिकता माननी चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा में पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके बाद हम समुद्री पर्यावरण का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ सी एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ सी एनवायरनमेंट की बात करें तो बड़े बड़े ओशियंस जो हैं वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जल क्षेत्र है जिन्हें अपनी अपनी सेफ्टी, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इनका रख रखाव, मैनेजमेंट, इनकी कार्यशैली पूरे वर्ल्ड में समान रूप से की जानी चाहिए। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पर या फिर द लॉ ऑफ सी सन 1982 में बनाए गए थे, जिनसे सभी समुद्रों तथा समुद्रों से जितने भी वाद विवाद हुए उनका निपटारा किया जाता है। अपने अपने देश के नियम और अधिनियम इसमें अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। ध्यान यही देना है कि ऑयल्स का समुद्री जल में मिलने से हमें रोकना है।
तथा वेरियस टाइप्स ऑफ वेस्टेज को हमें समुद्री और महासागरों के जल में ना डालने से रोकना है। कई देशों में समुद्रों की सफाई का कार्य अपने हाथों में ले लिया है, पर वे सफल प्रतीत नहीं हो रहे हैं। कि कारण ये है कि अधिकांश जो ह्यूमन नेचर है वो परिश्रमी है, साथ ही वे बहुत ज़्यादा खर्चीले जो उपाय किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत के हैं और बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं। इसलिए ये उपाय समुद्रों को साफ करने वाले सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद हम कानून और संरक्षण की बात करेंगे। इसके बाद हम कानूनों और प्रोटेक्शन वाली लॉज के बारे में बात करेंगे। समुद्री जल के लिए यानी मैराइन वाटर के लिए अनेक प्रोटेक्शंस लॉज बनाए गए हैं। इनमें कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, जिनमें हम रिवर्स एंड हर्ब्स एक्ट 1899, फिश एंड वाइल्ड लाइफ कोऑर्डिनेशन एक्ट 1934, फेडरल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1948, फेडरल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1972। इस एक्ट के तहत कुछ सीमाओं का प्रावधान किया गया, कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। नेशनल गोल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल पोल्यूशन फ्रॉम अमेरिका वाटर बाय 1985, the addition of secondary treatment to all municipal sewage treatment plants by 1977, effort to encourage the new more advanced treatment and disposal methods by 1983, Water Pollution Center Act of 1948, the Clean Water Restoration Act of 1966, Water Quality Act of 1970, addressed as all pollution from vessels and offshore facilities, federal permits, sewage pollution from vessels and hazardous substance discharged into the nation's waters. नेक्स्ट है ओशियंस डंपिंग एक्ट, जो कि 1972 में किया गया था। इसके बाद ड्रिलिंग इनसाइड एंड ऑफशोर एक्टिविटीज़ आर बैंड। इन जो लॉज हैं इनके कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुए थे जिनमें समुद्री यातायात कई प्रकार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। फर्स्ट कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन हेल्ड ऑन 1954 to 1971, सेकेंड कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन वाज हेल्ड इन 1971, Ship Pollution Convention was organized by IMCO in 1973. The law of sea was passed for all nations in 1982. इसके बाद हम भारत में समुद्री प्रदूषण या मैराइन पोल्यूशन इन इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जिसकी तटीय लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। तीन तरफ से यह महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर है। तटीय क्षेत्र में से होकर अथवा तटीय क्षेत्र की समस्त जो गंदगी होती है वो महासागरों में गिरकर उन्हें प्रदूषित कर देती है। इसी से समुद्री पर्यावरण विषैला होता रहता है। समुद्री पर्यावरण का प्रदूषण विशेषता ऑयल्स के कारण बंदरगाहों पर आने वाले जलपोत, पनडुब्बी, स्टीमर्स में रिसने वाली ऑयल से होता है। कार्गो की सफाई और रासायनिक पदार्थों की लदान उतार से भी प्रदूषण होता है। अपशिष्टों का महासागरों तक आने की लंबी कार्यवाही है। नगरों, कस्बों के गंदे नाले, उद्योगों से विसर्जित सभी प्रकार के उन्मुक्त पदार्थ जब पास की नदियों में मिल जाते हैं तो ये नदियाँ उन सभी गंदगियों को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। ये नदियाँ अपशिष्ट निस्तारण की भूमिका का वहन कर समुद्री जल में जा मिलती हैं। पूरा समुद्री जल जो होता है वो टॉक्सिक हो जाता है, गंदगी युक्त और हानिकारक हो जाता है। समुद्री जल के खराब होने की यह नियमित गति है। समुद्री जल के प्रबंधन के लिए वही अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होने चाहिए जिनका जिक्र पहले किया गया है। अपने देश के वायु, जल और भूमि कानून तो हैं ही जिनसे सारी कार्यप्रणाली प्रतिपादित होती है। समुद्री प्रदूषण की समस्या का विश्लेषण करने में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि मराइन लाइफ या समुद्री जीवन और प्रदूषण के सभी कारण किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं है और समुद्री पर्यावरण सभी राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है। अतः हमें समस्या पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नीति से बननी चाहिए। सभी कार्यप्रणाली 1982 के लॉस ऑफ सी से नियंत्रित हो तथा तटीय क्षेत्र में अपने अपने राष्ट्र के प्रचलित कानून और अधिनियम एवं नियम कार्य करें।
तो आज हमने समुद्री प्रदूषण के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।